अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कंसोलिडेशन का तकरीबन हर एक कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट वीडियो में रिवाइज करवाऊंगा। तो कोशिश करते हैं कि 100% कंसोलिडेशन कुछ ही टाइम में हम रिवाइज करें और पास पेपर की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो यहीं डिस्कस करके क्या करें जी, ख़त्म करें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं सर। सबसे पहले हमें ये पता है कि कंसोलिडेशन करते वक्त मुझे करना ये होता है कि मुझे निकालने होते हैं सर नेट एसेट्स। सर आप नेट एसेट्स निकालते हैं एट एक्विजिशन, क्यों सर? क्योंकि आपको कंपनी की वैल्यूएशन करनी होती है और कंपनी की वैल्यू एसेट नहीं नेट एसेट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे टेक्निकली शेयर कैपिटल लेते हैं, रिटेन अर्निंग, प्रीमियम और व्हाट्सो एवर उसकी इक्विटी की जितनी चीज़ें आ रही होती हैं आप वो यहाँ ले लेते हैं। सही जी, आई एम नॉट पुटिंग फिगर्स, मैं सिर्फ एक रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। फिर आपको पता होता है कि जो कंपनी की वैल्यू आप उठा रहे हैं वो उस कंपनी की बुक वैल्यू है। पर आप किसी भी कंपनी को जब खरीदेंगे तो कंसोलिडेटेड बुक के लिहाज से आप उसकी फेयर वैल्यू के लिए पे कर रहे होंगे। तो बच्चों जब आप उसकी फेयर वैल्यू के लिए पे कर रहे होंगे तो लेट से अगर मैं कहूँ कि एक प्लांट यहाँ पे कैरिंग अमाउंट उसकी आ रही है सर कोई 200 मिलियन की, पर आपने उसकी फेयर वैल्यू की केस 1, सर लेट से आपने उसकी फेयर वैल्यू लगवाई है और वो आ रही है 250 मिलियन। तो भाई 200 मिलियन तो इसके अंदर शामिल है ना। तो आप ये कहते हैं कि मैंने 200 के ऊपर क्या पे किया? सर वो 50 मिलियन पे किया। तो आपने ये प्लांट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई जब ये 50 यहाँ पे आपने एडजस्ट किया है तो सेपरेट बुक्स में अलग हिसाब किताब होता है, वो अपनी जगह सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब 50 से आप हैं वो जिसने इसको इंक्रीज़ किया है, तो आप इसी अमाउंट को इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट करेंगे और देखेंगे कि रिपोर्टिंग डेट पे इसी चीज़ की अमाउंट क्या होती है। अब लेट से मैं अज्यूम करूं कि इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 50 की जो 5 साल है, यानी ये जो प्लांट है इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर साल के शुरू में एक्विजिशन हुई है तो मैं कहता हूं कि अगर ये डेट है मेरे पास जनवरी 1 2019, तो यहाँ से लेके यहाँ पे मैं लेके आऊँगा, क्योंकि ये 50 की अकाउंटिंग मैंने ही करनी है, क्योंकि जो सब्सिडरी है उसने सिर्फ इस 200 की अकाउंटिंग की होगी। ये सिंपल एक रिवीजन है आपका। अच्छा भाई आपने क्या किया, 50 को डिवाइड किया 5 से, मल्टीप्लाई किया 4 से, आपके पास आ गया 40। यानी आपको ये पता है कि ये चीज़ जो 50 है रिपोर्टिंग डेट पे 50 की नहीं रहेगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बाद रहेगी। और आपको मैंने सिखाया कि इन दोनों का डिफरेंस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एक्सपेंस के नाम पे खुद ही बुक हो जाएगा, जो आपकी सेपरेट बुक्स की रिटेन अर्निंग को क्या करेगा जी, कम करेगा। पहले हम बैलेंस शीट सीख रहे हैं, सही है जी। अच्छा फिर मैंने कहा वाइस वर्सा हो सकता है कि अगर मेरे पास लेट से एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट 800 मिलियन है, मैंने उसकी फेयर वैल्यू लगवाई तो सर वो आ गई कोई 700 मिलियन। तो भाई मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बिल्डिंग शामिल होगी वो 800 पे, मेरे हिसाब से मैंने उसकी 800 पे नहीं की है, तो क्या सर ये इम्पेयरमेंट बुक हो गई? नहीं भाई, ये बात याद रखिएगा, ये इम्पेयरमेंट बुक नहीं हो रही है, ये आपके नेट एसेट्स कम हो रहे हैं, जिससे टेक्निकली गुडविल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेरी बात को फिर सुकून से समझिएगा। ये एडजस्टमेंट अगर मैं यहाँ पे 100 की माइनस करूँगा तो ये टेक्निकली एक्सपेंस बुक नहीं हो रहा, इससे आपकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप जो कंसिडरेशन देंगे वो नेट एसेट्स के अगेंस्ट में देंगे, और नेट एसेट्स जितने कम होंगे उतनी ही आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। ये आपको बात याद रखनी चाहिए। अच्छा जी, फिर हम ये कहते हैं कि रिपोर्टिंग डेट तक जाने के लिए सब्सिडरी ने तो इसी को डेप्रिशिएट किया होगा, ऐसा ही है। बट हम कहते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ये 100 नहीं होना चाहिए था, और रिपोर्टिंग डेट पे अगर मैं कहूँ इसकी लाइफ 10 साल है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और ये भी जनवरी 1 से लेके जाओ 31 दिसंबर तक, तो आपने इसको डिवाइड किया 10 से, मल्टीप्लाई किया 9 से, तो आपने यहाँ पे 90 से माइनस करना है, सब्जेक्ट बीइंग के रिपोर्टिंग डेट पे इसकी जो डिमिनिशिंग वैल्यू होगी जो आपको कम करना होगा वो आफ्टर डेप्रिसिएशन करना होगा, क्योंकि सब्सिडरी ने 800 को कैरी फॉरवर्ड किया होगा, ना कि 700 को। तो आपने जो 100 यहाँ से माइनस किया था वहाँ से भी माइनस करना, बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। पर आफ्टर क्या डेप्रिसिएशन सर, जो उसने बुक किया उसके बाद, वो ये आ गया जी।
अच्छा, फिर हमने ये सीखा था कि कुछ ऑन द बुक्स इंटेंजिबल्स होते हैं, कुछ ऑफ द बुक्स होते हैं। अच्छा जी, तो जो ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल्स होते हैं वो जो है सब्सिडी ने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किए होंगे क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जब वो शेयर होल्डर अपनी कंपनी को बेचेगा तो जो बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसका ब्रांड, उसकी कस्टमर लिस्ट जो डेवलप हुई है, तो मार्केट में उसकी कोई ना कोई फेयर वैल्यू तो होगी ना, तो ज़ाहिर सी बात है वो उस पर बिकेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता होगा कि भाई हमने उसके लिए पैसे पे किए हैं, तो अप्रोप्रिएटली हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे होल एंड सोल इंक्लूड करेंगे, सब्जेक्ट टू कि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सके। तो हम ये कहते हैं सर कि हम ऑफ द बुक्स के अंदर यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे उसको लेके आ जाएंगे सर आफ्टर अमोटाइजेशन। अच्छा जी, फिर आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि कुछ इंटेंजिबल्स होते हैं ऑन द बुक्स। ऑन द बुक्स का मतलब है सर वो उसकी बुक्स में रिकॉर्डेड, लेट से कि उसने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ हो तो वो, तो उसकी फेयर वैल्यू अगर रिलायबली मेजर हो सकती है। सही है जी, आपको पता है इंटेंजिबल्स में एक्टिव मार्केट होती है, वो यहाँ भी घुमाएगा आपको, एक बात याद रखिएगा। अच्छा जी, ऑन द बुक्स, अच्छा जो ऑन द बुक्स में अगर फॉर एग्जांपल उसकी फेयर वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ से उसको माइनस कर देते हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, और फिर आप उसको रिपोर्टिंग डेट से भी माइनस करते हैं, आप उसको रिपोर्टिंग डेट से भी बच्चों माइनस करते हैं, सब्जेक्ट टू वो उसने अभी भी अपनी बुक्स में रखा हुआ। और याद रखिएगा कि अगर वो उसको अमोटाइज करता जा रहा है तो आपने रिपोर्टिंग डेट से ये वैल्यू नहीं, अमोटाइज वैल्यू माइनस करनी है। और हाँ, अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले सब्सिडरी उससे राइट ऑफ कर चुकी है तो आप फिर रिपोर्टिंग डेट पे सर ज़ीरो वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने वापस किया तो कितनी बार हो जाएगा सर, 2 बार हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा जी, फिर हमने बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ जो सीखी है वो है सर कंटिंजेंट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स। ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ट्रिकी हैं और वो इसका बड़ा फोकस है इस चीज़ पे, क्योंकि बच्चे रट्टा लगा के जाते हैं। मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ। अच्छा भाई, होता ये है कि कोई लायबिलिटी सब्सिडरी की किताबों में क्या हुई हुई होती है, डिस्क्लोज हुई हुई होती है, हम उसको कर लेते हैं रिकॉर्ड। लेट से मैंने यहाँ पे 80 मिलियन की लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 80 मिलियन बच्चों यहाँ पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक्सपेंस चार्ज किया है, ये है कि मैंने इस वजह से गुडविल को इंक्रीज़ किया, यानी गुडविल के पैसे ज़्यादा दिए। लॉजिकल सी बात है यार, जितने नेट एसेट्स कम होंगे उतनी गुडविल ज़्यादा होगी। यानी आप ये कहेंगे कि मेरी नज़र में इस कंपनी में लायबिलिटी को इंक्लूड कर दूं, इस कंपनी में उस बल्ली को इंक्लूड कर दूं, जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर मैं पैसे दे रहा हूं वो ज़्यादा है तो वो टेक्निकली किसके होंगे सर, गुडविल के होंगे। अच्छा जी, आगे सुनिएगा। फिर रिपोर्टिंग डेट पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं आपको हर एक पॉसिबिलिटी समझाता हूँ तो एक एक करके आपके लिए आसान भी हो जाएगा। व्हाट इफ मैं कहूँ केस 1 के अंदर रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडरी ने इसको सेटल नहीं किया, तो क्या बच्चों आप मेरी बात समझ पाएंगे कि अगर सब्सिडरी ने इसको रिपोर्टिंग डेट पे सेटल नहीं किया तो उसने रिटेन अर्निंग में अपने कोई चार्ज नहीं लिया, तो आपको ये पता है आपको रिपोर्टिंग डेट से सेम अमाउंट पे माइनस करना होगा और इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा। नो इम्पैक्ट ऑन पोस्ट एक्विजिशन। सर केस 2 करके देखते हैं। आपने 80 मिलियन यहाँ से माइनस किया, सब्सिडरी ने अभी भी सेटल नहीं किया, आपका एस्टीमेट, सर आपका एस्टीमेट जो है वो चेंज हो गया, और एस्टीमेट चेंज होके यू आर सेइंग नाउ दैट यू नीड टू पे ओनली 60 मिलियन। तो सर मुझे एक बात बताओ, रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसेट्स में जो लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए वो 60 मिलियन की होनी चाहिए, तो बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से आप 60 लिख देना। सर इस 60 को यहाँ रखने से होगा क्या, इस 60 को यहाँ रखने से होगा ये कि आपने कहा था पहले दिन पे कि आपने पे किया है, प्लीज़ सुनिएगा, आपने पे किया था बच्चों किसके लिए, गुडविल के लिए। अब वो 80 मिलियन की जो लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की थी उसका एक्सपेंस बुक नहीं किया तो उससे गुडविल क्या हो गई थी, ज़्यादा हो जाएगी। अब आप कह ये रहे हैं कि वो लायबिलिटी 80 की नहीं रही, वो लायबिलिटी कम हो चुकी है, तो टेक्निकली लायबिलिटी 60 पे आ गई, तो 20 का आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो आपको बच्चों पोस्ट एक्विजिशन में 20 का गेन आ जाएगा,
तो आपको ये याद रखना है कि अगर कंसोलिडेटेड पीएनएल बना रहे होगे तो ये आप कहाँ चार्ज करेंगे, पीएनएल के अंदर। ये बात प्लीज़ बहुत सुकून से याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों फिर मैं कहूँ, अगर ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करवा रहा हूँ, मैक्सिमम केसेस अगर आपने 80 मिलियन एक्विजिशन डेट पर रखा था और वो रिपोर्टिंग डेट पे कह दे कि आपका एस्टीमेट चेंज हो गया है एंड नाउ यू नीड टू पे 120 मिलियन, तो सर आप यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट पे 120 रखेंगे क्योंकि सब्सिडी ने सब्जेक्ट टू के कुछ भी चार्ज नहीं किया, तो इसका डिफरेंस 40 का एक्सपेंस आ जाता है। सर ये भी कहाँ चला जाएगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल में, क्योंकि सेपरेट बुक्स में इसके रिलेटेड कुछ भी चार्ज नहीं हुआ होगा। और सर अगर सब्सिडी इसको सेटल कर चुकी है, लेट्स से अज्यूम करूं कि 80 मिलियन पे ही सेटल कर चुकी है, तो सब्सिडी इसका एक्सपेंस बुक कर चुकी है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, एक्सपेंस बुक करने का मतलब ये है कि उसके नेट एसेट्स क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। बट अगर मैं ये कहूं, आप फिर यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे ना लॉजिकली, क्योंकि आपने किया तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। पर यहाँ पे बच्चों ज़ीरो में से -80 करूँ तो +80 आता है और ये इनकम बुक हो रही है ऑटोमेटिकली पीएनएल में। और मैं बता रहा हूँ क्यों हो रही है। समझने की बात यह है बच्चों, आपने इस लायबिलिटी को ऑलरेडी गुडविल के नाम पे रिकॉर्ड किया था और ये सब्सिडी एक्सपेंस बुक करके बैठी हुई है, तो ये टेक्निकली इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव ज़ीरो कर देगा। टेक्निकली हम कहेंगे लायबिलिटी सेटल हुई है, बट ये लायबिलिटी हमने गुडविल की मद में रिकॉर्ड की थी, ना कि एक्सपेंस की मद में। तो आप यहाँ जब ज़ीरो रखेंगे तो ये खुद ब खुद इसको इनकम में कन्वर्ट कर देगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओगे बच्चों तो आपने सिंपल इस 80 को इनकम में लेके जाना है। अच्छा जी, जब मैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की सर बात करता हूँ तो आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर एट एक्विजिशन मेरे पास बच्चों कोई इन्वेंट्री है, सही है जी, इन्वेंट्री आपको पता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड होती है, तो वो सब्सिडरी की बुक्स में तो कॉस्ट पे होगी ना। अगर उसकी एनआरवी ज़्यादा है तो लेट से अगर वो 20 मिलियन पे रिकॉर्ड हुई हुई है, तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी बंदा अपनी कंपनी जो बेचेगा तो उसकी वैल्यूएशन में वो आपको अपनी रखी हुई इन्वेंट्री कॉस्ट पे बेचेगा या फेयर वैल्यू पे। तो सर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट रद्द हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपको कितने की पड़ी, यानी ग्रुप को कितने की मिली। तो अगर उसकी फेयर वैल्यू लेट से 30 मिलियन है तो आप एक्विजिशन डेट पे 10 मिलियन का प्लस यानी एडजस्टमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या आपने उसको महंगा तो नहीं ख़रीदा। अगर महंगा ख़रीदा है तो बेटा आप डेफिनेटली आप उसको ये देखेंगे कि भाई आपको उसको 10 से क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। व्हाट इफ़ आपको बोले 50% की इन्वेंट्री बिक गई, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से ये वैल्यू 30 की हो गई थी तो 15 रहनी चाहिए, पर ग्रुप जो उसकी सेपरेट बुक्स होगी उसके हिसाब से 10 की बची हुई होगी, तो कितने का शॉर्टफॉल है। तो सर इसी का 50% आप यहाँ पे भी क्या करिएगा बच्चों, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कहानी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब इसके आगे हमने ये सीखा है बच्चों, जो कि बहुत अहम बात है, कि आपने इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स पार करनी होती हैं, आपने ये क्लोज नहीं करना। तो रिपोर्टिंग डेट के ऊपर अगर कोई सब्सिडी ने पेरेंट एंटिटी को गुड्स बेचें तो आपको याद होना चाहिए कि आप वो यहाँ से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को, सही है जी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को यहाँ से क्या करते हैं जी, लेस कर लेते हैं। अच्छा भाई, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का निकालने का तरीका क्या है, या तो वो बता देगा कि सामने वाली कंपनी की रिमेनिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो जो सामने वाली कंपनी की रिमेनिंग इन्वेंट्री है वो उसकी परचेज प्राइस होगी, इसी के अंदर तो आपका प्रॉफिट होगा। तो आपने क्या करना है कि मार्कअप या मार्जिन से मिला के, यानी टोटल सेलिंग प्राइस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय या तो मार्कअप या मार्जिन। अब बच्चे कहते हैं सर वो मार्कअप मार्जिन हम भूल गए, ज़रा उसको आप प्यार से रिपीट भी कर दें। भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि मार्कअप पे बेचा है, तो यहाँ पे जो भी इन्वेंट्री मौजूद होगी, लेट्स से एग्जांपल भी ले लेते हैं ना, वो कहता है कि भाई आपको 500 मिलियन की इन्वेंट्री सामने वाले की किताबों में मौजूद है जो सब्सिडी ने बेची है। तो मुझे बताओ, मुझे बाकी प्रॉफिट का मसला नहीं है, जो मैंने बेच के प्रॉफिट कमाया वो अभी भी ग्रुप के अंदर है, यानी उसकी इन्वेंट्री के अंदर है, तो उसकी इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, मेरा यहाँ पे बुक किया हुआ प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। तो मैं सिंपल एक काम ये करूँगा, अगर मार्कअप है
और लेट से वो 50% का मार्कअप है, तो इसमें से क्या करूँगा मैं 50 निकाल लूँगा। तो सर मैंने क्या कहा, 500 मिलियन डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई बाय 50। तो हमने कहा कि भाई 166.67 का अनरियलाइज प्रॉफिट है, वहाँ से कटा दो। ये तो हो गया सर आपका कौन सा केस, मार्कअप का केस। सर व्हाट इफ अगर यही केस मार्जिन होता, तो मैं करता ये 500 मिलियन डिवाइड कर रहा होता, यानी सामने वाले के लिए जो कॉस्ट है, हमारी तो सेल्स थी ना, वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा होता, और मैं कहता कि भाई अगर मेरा 50% का मार्जिन है, तो मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करता, तो सर 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50। तो सर इस केस में अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाता। ये तो हम यहाँ से माइनस कर देते। फिर मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई है, ऐसा भी हो सकता है कि सब्सिडरी कोई पीपीई बेचे। तो मुझे इतना पता है कि अगर मेरे पास मेरी किताबों में कैरिंग अमाउंट 100 थी और मैंने उसको 120 का बेचा, तो मैंने गेन कितने का कमाया, 20 का, जो कि बच्चों मेरे अपने रिटेन अर्निंग में शामिल होगा, यानी सब्सिडरी के रिटेन अर्निंग में। फिर इसका एक तरीका है, मैं ये 20 रिवर्स नहीं करूँगा। मुझे पता है ये जो 20 आपका गेन है, सामने वाले के लिए क्या है, कॉस्ट थी, तो उसने इस 20 को इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट भी तो किया होगा ना। तो मेरा जो अनरियलाइज बच गया है वो दिस डिवाइडेड बाय लेट से रिमेनिंग लाइफ, और अज्यूम कर रहा हूँ साल के बीच में बेचा है, तो यह आ जाएगा 4.5, यानी साल के आखिर में, इस पूरे साल में 6 महीने में उसने इसी 20 पे इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट बुक किया होगा, डेप्रिसिएशन। तो मैं ये 20 रिवर्स नहीं करूँगा, जो उसने बुक कर लिया उसके बाद रिवर्स करूँगा। तो फिर टेक्निकली 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4.5, दिस बिकम्स 18, और मैं यहाँ से 18 माइनस कर दूंगा। और सर वन लास्ट थिंग, ताकि फिर हम आगे एडवांस एडजस्टमेंट्स पे चलें, आपको ये देखना होता है कि अगर कोई सब्सिडरी की बुक्स का प्रॉफिट से रिलेटेड एरर है, यानी ऐसा एरर जो उसके प्रॉफिट को हिट करेगा, तो उसकी रिटेन अर्निंग में गलत चीज़ है ना, उसको आप क्या कर लेना, यहाँ पे सही कर लेना। दिस कैन बी योर एडिशन और दिस कैन बी योर सब्ट्रैक्शन। और पास पेपर में जितनी भी एडजस्टमेंट्स आई है वो मैं भी आपको करवाऊंगा, तब जाके आपका ये नेट एसेट्स का ये एरिया क्लोज होगा। इससे पहले आप इसको क्लोज नहीं करना। सर होल सोल समरी बता देना, सिंपल सर, इक्विटी एट एक्विजिशन, इक्विटी एट रिपोर्टिंग डेट। आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करेंगे एक्विजिशन पे, उसको उठा के कहाँ पे लाएंगे, रिपोर्टिंग डेट पे। रिपोर्टिंग डेट पे लाते लाते जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो आपको सारी बता चुका हूँ। अब इसके बाद हम ये शुरू करने वाले हैं कि सर फुल गुडविल, पार्शियल गुडविल क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या होती है, बार्गेन परचेज गेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें।